हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपना ये हिंदी मीडियम का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। एक पहले लेक्चर आया हुआ है जेनेटिक्स 1 के नाम से, आप उसको देख लेना। हो सकता है उसमें थोड़ा साउंड का इशू हो, पर जेनेटिक्स 2 से अपना रेगुलर चलता रहेगा ये अपना आगे का काम, ठीक है। उसमें पहले लेक्चर में कोई ज़्यादा खास बातें है भी नहीं। मैंने उसमें तुमको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बारे में बताया हुआ है, ठीक है। बाकी की चीज़ें साथ साथ अपन देखते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं आनुवंशिकी के अंदर मेंडल के कार्य। मेंडल के कार्यों को नाम दिया जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, उनके क्या क्या रिजल्ट निकले, उन सबको क्या बोला जाता है? मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडल के कामों को पढ़े उससे पहले मेंडल के बारे में जान लेते हैं। ये वही मेंडल साहब है जिनको मेरा एक स्टूडेंट मंडेला साहब बोलता था, ठीक है। मंडेला साहब अलग थे, मेंडल साहब अलग, ठीक है। चलो, तो मेंडल, पहली चीज, आनुवंशिकी के पापा, फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक। चलिए, आनुवंशिकी के जनक का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822। किस जगह पे जन्म हुआ? जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया देश का नाम है, वहां पे सिलेसिया गांव में, ठीक है, सिलेसिया गांव में। और अगर एग्जैक्ट जगह का नाम पूछे तो हिंजेनड्रॉफ। क्या नाम था? हिंजेनड्रॉफ नामक जगह। कौन पूछेगा कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? पर आरबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चा सीबीएसई का देख रहा है, उस सीबीएसई हिंदी मीडियम से कौन पढ़ रहा होगा? मुश्किल है, ठीक है। आरबीएसई का भरोसा नहीं है, याद रखना। हिंजेनड्रॉफ जगह पर ये हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ? माली परिवार के अंदर। माली वो नहीं, ठीक है। माली मतलब जो गार्डनिंग करते हैं, उद्यान का काम करते हैं, उनके अंदर, ठीक है। चलिए, अब जन्म हो गया है, उसके बाद ऑस्ट्रिया का ही ऑगस्टीनियन मठ है। क्या है? ऑगस्टीनियन मठ। वहां पर किसकी तरह काम किया? पादरी के रूप में या भिक्षु के रूप में काम किया, क्रिश्चियन कार्य किया। और यहीं पर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। तो ये पादरी के रूप में काम करते करते भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, मतलब एक काम इनको दिया हुआ है, उसके साथ साथ दूसरा काम कर रहे, ठीक है। ये होता है पैशन या जुनून। और हमको देखो, हमको एक काम दिया हुआ है पढ़ने का, वो भी अपन नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें भी अपन सोचते हैं कि स्कूल तो खुलने दो, अभी से कहाँ जल्दबाजी कर रहे हो, क्यों ऑनलाइन पढ़ा रहे हो हमको, ठीक है। हमारे आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। ये पढ़ो, काम करो। जिस जगह पर रहते हुए जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, ठीक है। वो उतना काम तुमको बहुत सफलता दिलाएगा। कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ करें। इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। मेरे को भी लगता था ऑनलाइन नहीं पढ़ाना, क्या मतलब, ठीक है, लेकिन काम की चीजें है, ठीक है। चलिए, पादरी के रूप में काम किया और प्रयोग किए। उनके जो प्रयोग थे वो प्रकाशित हुए, प्रयोगों का रिजल्ट, ठीक है। किस नाम से प्रकाशित हुए? पादप संकरण में प्रयोग। पादप संकरण में प्रयोग। और किसने प्रकाशित करवाए? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम सिटी, ठीक है। हाँ, ऑगस्टीनियन मठ कहां पर है तो ऑस्ट्रिया का ही, लेकिन ब्रूम शहर में।
ब्रूज शहर में पादरी के रूप में कार्य किया था। ठीक है, पादप संकरण में प्रयोग किए और किसने पब्लिकेशन करवाया या प्रकाशन करवाया, उनका नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो ने। ठीक है, चलिए 1800, हाँ ये जो प्रयोग किए थे इन्होंने, प्रयोग किए थे 1856 से लेकर 1863 तक, फिर उनका प्रकाशन हुआ। ठीक है, 1884 में मेंडल साहब की मृत्यु हुई, बिना किसी लोकप्रियता के कि कोई धांसू काम करके गए हैं आप दुनिया से, नहीं, कोई लोकप्रियता नहीं, कोई श्रेय या क्रेडिट नहीं मिला, बिना किसी क्रेडिट के मेंडल साहब की 1884 में डेथ हो गई। क्लियर? तो ये तो बहुत बुरा हुआ। तो कितने साल तक मेंडल का कार्य अज्ञात रहा। ठीक है, जाकर 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने पुनः खोज की। ठीक है, और जब पुनः खोज की तो बोला गया कि मेंडल ने जो काम आज से लगभग 35 बरस पहले जो किए थे काम, वो बहुत सही काम थे, लोगों को समझ में आना चाहिए था। हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं समझ में आया, पर उस 35 वर्ष तक अनजान रहे। बाद में जब लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता चली तब उनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मृत्यु बिना श्रेय। अभी हम देखेंगे किसने इसकी पुनः खोज की थी, कौन कौन साइंटिस्ट थे, 2-3, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, मेंडल के कार्य। चलिए, तो इसको नोट कर दिया है। अब मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो अगर, तो आपका पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ अगर आप शेयर कर सकते हो इनको तो कीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों का भी फायदा होना चाहिए, मेरा भी फायदा होना चाहिए, तो सबका फायदा होना चाहिए। अगर ज्यादा बच्चे होंगे जोश के साथ पढ़ाऊंगा तुम्हारा भी फायदा है। ठीक है, चलिए अब पहली चीज तो जब नोट करते हो तो मैंने बोर्ड पे अगर एक पॉइंट कहीं पे कोने में भी लिखा उसको भी नोट करो। ये सारे पॉइंट इसलिए क्योंकि बेटा बायोलॉजी सिर्फ सुनने से या समझने से काम नहीं चलता, बायोलॉजी को याद रखना है। ठीक है, और याद कब रहेगा, जब तुमने तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हैंडराइटिंग में चीजें लिखी हुई है, तुम्हारे पास होंगी, पूरे छोपड़े पड़े हुए। ठीक है, लेकिन अगर 15-20 मिनट आधा घंटा इस लेक्चर को आप सुनते हो तो मान के चलो कि जब तक लिखोगे नहीं उस लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ तुम्हारे पास जो नोट्स होंगे, जो प्रिंटेड नोट्स होंगे, उनसे याद करने के लिए वो काफी है, पर सॉरी उनको पूरी तरीके से अच्छे से लैंग्वेज के रूप में लिखने के लिए काम आएंगे, लेकिन याद तभी रहेगा जब पॉइंट लिखते रहोगे। अगर पॉइंट याद है तो लैंग्वेज उसको देख के तुम लिख लोगे। क्लियर? तो नोट जरूर करना है, बिना अगर ऐसे ही बैठे हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए मेंडल के कार्यों की पुनः खोज। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, और कंपटीशन के लिए तो खैर हर पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है यहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस क्लास में जो भी चल रहा है वो कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पर मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि बोर्ड के लिए क्या स्पेशल या सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। ठीक है, 3 वैज्ञानिक थे। 3 वैज्ञानिक अगर सीधा सीधा नाम याद रखना है तो कॉरेंस, डीब्रिज व शेरमार्क। ठीक है, शेरमार्क, कॉरेंस, डीब्रिज व शेरमार्क। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानना हो, अच्छा उत्तर लिखना हो कॉपी में तो पूरा नाम लिखना, कॉल कॉरेंस, ह्यूगो डीब्रिज, एरिक वॉन शेरमार्क, एरिक वॉन शेरमार्क। ये शेर नाम सुन के तुमको छाती नहीं फैलाना होता बैठ के, पूछता है। ठीक है, ये टी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, टी साइलेंट है। ठीक है, चलिए कॉल कॉरेंस साहब थे जर्मनी के, और इन्होंने काम किया मक्का पर प्रयोग। दूसरे डीब्रिज साहब थे हॉलैंड,
ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो से एच से याद रखना, इन्होंने काम किया प्रिमरोज पे, प्रिमरोज पर प्रयोग। और तीसरे साहब जो थे एरिक वॉन शर्मार, उन्होंने अपना काम, वो थे ऑस्ट्रिया की, जहाँ के मेंडल थे वहीं के ये थे। इन्होंने बहुत सारे पुष्पीय पादपों पे, विभिन्न पुष्पीय पादपों, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट करो। मैं जैसे ही हटता हूं तुमको वीडियो पॉज कर लेना है, पॉज करने के बाद तुम आसानी से इसको लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके भरोसे मत बैठना कि बाद में उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट इकट्ठे होते जाएंगे, तुम कुछ नहीं उतार पाओगे। चलिए, तो ये तो हुआ मेंडल साहब के इंट्रोडक्शन के बारे में, यह मेंडल के साथ क्या कहानी घटी थी। हाँ, मेंडल की मृत्यु के कितने वर्ष बाद उनके कार्यों की पुनः खोज हुई, तो 84 से लेकर 90, कितने 16 वर्ष तक, और अज्ञात कितने वर्ष तक रहा, लगभग 35 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अब मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए, उद्यान मटर पादप पर, मटर पादप पर प्रयोग। उद्यान मटर क्यों लिख रहे हैं, गार्डन पी प्लांट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरा मटर की दूसरी वैरायटी भी है। ठीक है, तो उद्यान मटर को बोला जाता है पाइसम सैटाइवम। आरबीएससी का कोई भरोसा नहीं बोलेगा उद्यान मटर का नाम, या मेंडल ने अपने प्रयोग जिस पादप पे किए उसका वैज्ञानिक नाम लिखो, पाइसम सैटाइवम। ठीक है, बहुत छोटा बात है, 10वीं से पढ़ रहे हो, दिक्कत नहीं होगी। अब उद्यान मटर पे ही क्यों प्रयोग किए, मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना, क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। तो तुमको मालूम है आसानी से वर्ष भर उगा सकते हैं, छोटा सा प्लांट है, पूरे साल भर उग सकता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम जगह में भी, छोटा सा गार्डन है उसमें भी तुम 20-25 पौधे उगा सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा, 1 वर्षीय पौधा। 1 वर्षीय पौधा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको पूरा 1 वर्ष लगेगा। ठीक है, 1 वर्षीय पौधा, द्विवर्षीय पौधा, बहुवर्षीय पौधा। 1 वर्षीय जिसको 1 सीजन लगती है, द्विवर्षीय जिसको 1 से ज्यादा सीजन, 2 सीजन लग रही है। ठीक है, और बहुवर्षीय जिसको 2 से ज्यादा सीजन लग रही है। ठीक है, 1 वर्षीय पौधा, अतः पीढ़ी काल या पीढ़ी अंतराल कम, इसीलिए हमको कम समय में परिणाम मिल जाएंगे। भाई साहब, एक तो मटर के ऊपर प्रयोग किया और तुमको 2 महीने के अंदर अंदर पता चल गया कि तुम्हारे पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, दूसरी पीढ़ी में लंबे के साथ साथ बोने पौधे भी थे, 2 महीने में पता चल गया। तुम चाहो तो नीमड़े पे प्रयोग करके देखो। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट लगाया, 5 साल बाद या 10 साल बाद पता चला कि ओहो, सारे पौधे तो बोने आए हैं। ठीक है, तब तक तुम खुद ही भूल जाओगे कि प्रयोग क्या चल रहा था। ठीक है, और इतना समय किसके पास है। ठीक है, चलिए, मेंडल साहब ने अपने काम कितने वर्ष तक किए थे, 7 वर्ष तक, 1856 से 1863, बहुत सारा काम किया था, और उन सब परिणामों को लिख के उन्होंने फाइनली कुछ बातें बोली थी। ठीक है, चलिए तीसरी बात, इसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। विपर्यासी लक्षणों की उपस्थिति, अभी अपन आगे बात करेंगे कि विपर्यासी लक्षण किसको बोला जाता है, विपर्यासी लक्षणों की उपस्थिति। चौथी बात विपर्यासी लक्षणों की, हाँ, मेंटल के लिए सबसे काम की बात, स्वपरागण होता है व परपरागण आसानी से करवाया जा सकता है, आसानी से करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इतने कारण थे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। लिखो, लिखे बिना काम नहीं चलेगा, केवल वीडियो देखना वो तो तुम देखते ही रहते।
तो तुम टिकटॉक ही देख लेते हो, मत देखो यार, कुछ भी माथा खराब हो जाता है, तुमको अलग उम्मीदें लगने लग जाती है। या अपन भी जाएंगे पार्क में किसी के साथ प्रैंक करेंगे, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए उल्टा कोई थप्पड़ वप्पड़ मारेगा मत जाना तुम। हाँ जाओ तो मास्क लगा के जाना, नहीं तो कोई पुलिस वाले मारेंगे। हाँ महामंडल का ये हो गया। अगला विपर्यासी लक्षणों की उपस्थिति। अब विपर्यासी लक्षण क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? वे लक्षण जो एक दूसरे से विपरीत विशेषता लिए हुए होते हैं उनको क्या बोला जाता है? विपर्यासी लक्षण। सिंपल। विपरीत विशेषता युक्त लक्षण। ठीक है, विपरीत विशेषता मतलब जैसे पादप की लंबाई एक लक्षण है, पर उसकी विशेषता दो हो सकती है। पादप लंबा हो सकता है, पादप बुना हो सकता है। बात समझ में आई? पुष्प की स्थिति या फिर बीज का रंग एक लक्षण है, लेकिन उसकी दो विशेषता हो सकती है। बीज पीला हो सकता है, बीज हरा हो सकता है। क्लियर? तो विपरीत, बिल्कुल विपरीत ही है लगभग। तो इस तरीके के लक्षणों को क्या बोला जाता है? विपर्यासी लक्षण। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। ये 2 पॉइंट ऐड कर लो विपर्यासी लक्षण के अंदर, फिर अपन टेबल के अंदर देखेंगे कौन कौन से वो 7 जोड़ी लक्षण थे। ठीक है, चलिए तो 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में देखते हैं अपन। लक्षण कौन सा है, फिर उनमें से प्रभावी कौन है, उनमें से अप्रभावी कौन है। टेबल दिख रही है? 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ऊपर वाला दिख तो रहा है, और अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चल तो पहला लक्षण, लक्षण वाली लाइन थोड़ी छोटी कर, इसको हमको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला लक्षण सालों साल पढ़ा है। पादप की लंबाई, लंबा पादप, बौना पादप पढ़ा है बहुत सालों तक। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरा लक्षण पुष्प का रंग, आह, फूल, खुशबू, सुगंध, कली, नहीं ख्याल नहीं बुनने हैं। ठीक है, पुष्प का रंग। मटर के फूल तुमने नहीं देखे होंगे दोस्त। मटर के फूल का तुम क्या करोगे? ठीक है, हाँ किसी को मटर का फूल तो दे भी नहीं सकते, बोलेगे इससे बढ़िया तो फल ही दे देते, आलू में डाल देते। हाँ, बैंगनी और अप्रभावी कौन सा है? सफेद। तीसरा पुष्प के रंग के बाद में है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति में क्या लक्षण है? पुष्प पौधे पे लगा हुआ है, और क्या देखना है? स्थिति। 2 स्थिति हो सकती है दोस्त। ये जो ऊपर की तरफ लगी रहती है इसको बोला जाता है अंतस्थ, एकदम टिप पे। और ये जो शाखाएं है इसके यहाँ पर अगर पुष्प लगा हुआ रहता है, तुमने देखा भी होगा कुछ पौधों में यहाँ पे लगता है, तो उसको बोला जाता है कक्षस्थ। तो जो कक्षस्थ स्थिति है वो प्रभावी है, जबकि अंतस्थ स्थिति जो है वो अप्रभावी है। इसको ऐसे याद रखना कि अंत में अगर फूल लगेगा तो पौधे की लंबाई रुक जाती है। ठीक है, वो हमको नहीं चाहिए, सिर्फ वो अप्रभावी के अंदर, सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए बाकी तो परिणामों में जैसा दिखा था वो है पुष्प की स्थिति, उसके बाद पुष्प की लंबाई, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग। मटर के बीज कितने टाइप के होते हैं?
जब तक जवान मतलब जब तक यंग होता है तब तक ग्रीन है, और जब सूख जाता है, पक जाता है तो पीला हो जाता है। तो पका हुआ चीज चाहिए। पीला बीज प्रभावी है, हरा बीज अप्रभावी है। ठीक है, चलिए बीज के रंग के बाद में पांचवा, बीज का आकार। ठीक है, बीज का आकार, बीज गोल हो सकता है, ठीक है, ये एकदम गोल मटोल। ठीक है, और बीज झुर्रीदार हो सकता है बिना मेकअप वाला। ठीक है, बीज कैसा हो सकता है? झुर्रीदार। नेक्स्ट, फली का रंग। फली कैसी कैसी हो सकती है? हरी फली और पीली फली सूखने के बाद कैसे हो जाएगी? वो येलो कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पे तो मैं बोल रहा था कि पीला जो रंग है वो प्रभावी है, लेकिन फली के रंग के केस में यही समझ लो, सब्जी लेने गए हो तुमको हरी सब्जियां लेके आनी है, तो हरा वाला फली लेके आओगे। ठीक है, बीज तो पका हुआ चाहिए, फली कैसी चाहिए हमको? हरी। तो हरी और पीली। नेक्स्ट, फली का आकार। कैसी फली लेके आओगे? सिकुड़ी हुई कि फुली हुई? फुली हुई प्रभावी है, सिकुड़ी हुई अप्रभावी। ठीक है, चलिए तो इतने सारे ये रंग है, रंग क्या सारे लक्षण है, इनको अपने को याद रखना है। क्वेश्चन आरबीएससी के अंदर आ सकते हैं, कोचिंग में तो, कंपटीशन में तो शायद ही आए। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कक्षा संतस का ध्यान रखना, बाकी तो सब तुम ध्यान रख लोगे। बीज का रंग और फली का रंग में कंफ्यूज नहीं होना है। बीज हमको पीला चाहिए, पका हुआ मटर चाहिए दोस्त, ठीक है, लेकिन फली कैसी चाहिए हमको? सब्जी लाने के लिए हरी चाहिए। ठीक है, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव गलत नहीं करना, नोट कीजिए जल्दी से। अब उससे भी आगे इंपॉर्टेंट बात, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, माफ कर लीजिएगा, मेंडल की तकनीक। मेंडल साहब ने क्या तकनीक इस्तेमाल की थी अपने प्रयोग के लिए? ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ क्या तकनीक इस्तेमाल की थी। मेंडल साहब को करने थे प्रयोग, कौन से? परागण प्रयोग। ठीक है, संकरण प्रयोग। संकरण मतलब दो पौधों के बीच में परागकण और उनके अंडाशय को जोड़ना था। ठीक है, या उनके बीच में निषेचन करवाना था, सिंपल। तो उन्होंने एक पादप को किसकी तरह इस्तेमाल किया था? नर पादप। दूसरे पादप को किसकी तरह इस्तेमाल किया? मादा पादप। ठीक है, नर पादप से क्या लेना है बताओ? परागकण। मादा पादप से क्या लेना है? अंड कोशिका। ये तो लेना है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि मटर का पौधा, पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। ठीक है, मटर का पौधा जो है वो द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब उसमें नर भाग भी है और मादा भाग भी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पौधा, नर पौधा की तरह काम करे, दूसरा पौधा मादा पादप की तरह काम करे। तो हम क्या करेंगे? जबकि दोनों प्लांट के बीच में, इधर देखो, एक प्लांट 1 है, एक प्लांट 2 है, इसके अंदर परागकण भी लगे हुए हैं और यहां पर अंड कोशिका भी है। इसी तरीके से इसके अंदर भी परागकण भी लगे हुए हैं और अंड कोशिका भी, क्योंकि द्विलिंगी पादप है। तो अब मैं चाहता हूं कि इस पादप के अंडाणु तक परागकण इसी के पहुंचे। मैं किसकी तरह काम ले रहा हूं? नर पादप की तरह। ठीक है, परागकण यहीं पे लिख लेता हूं, परागकण। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये पादप जो है वो मादा पादप की तरह काम करे, मतलब इसके अंदर से मेरे को चाहिए अंड कोशिका, इसके अंदर से चाहिए मेरे को परागकण। ये परागकण पहुंचे, उससे पहले ये परागकण भी तो यहां पर पहुंच सकते हैं।
सही है। तो सबसे पहली चीज मेंडल ने क्या की, सबसे पहला चीज मेंडल ने एक काम किया कि नर पादप से मादा पादप से नर जननांगों को हटा दिया, मादा पादप से नर जननांगों को हटा दिया, इसको यहां से कट कर दिया। ठीक है, बहुत बुरा किया, मजे के लिए नहीं किया था दोस्त, प्रयोग की जरूरत थी, क्योंकि हमको परागकण चाहिए इसके, ठीक है, और परागकण इसके खुद के भी आ सकते हैं, तो पहले उसको हटा दो। इस स्टेप को नाम दिया जाता है विपुंसन। क्या बोला जाता है? विपुंसन। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट लिख लो, विपुंसन क्या है? नर पादप से विकसित होने से, मादा पादप से विकसित होने से पूर्व नर जननांगों को हटा देना। ठीक है, चलिए अब इसको तो हटा दिया, लेकिन हवा से परागकण कोई दूसरा नहीं आ जाए, इसके लिए इसको क्या कर दिया? बांध दिया, थैली बांध दी इसके ऊपर। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या बोला जाता है? थैलीकरण। मेंडल ने क्या किया? थैलीकरण किया। थैलीकरण किस लिए किया? ताकि अवांछित परागकण उसके ऊपर नहीं आ सके। ठीक, और फिर जब समय आया, ये पादप के परागकण जवान हुए, मतलब बन गए, तब इन परागकणों को इकट्ठा करके थैली को हटाकर इनके ऊपर डाल दिया। बोलो समझ में आया? यस। वापस बहुत जल्दी बोल रहा हूं कि मटर का पादप द्विलिंगी है, मतलब दोनों पादप, एक ही पादप के अंदर नर जननांग मादा जननांग दोनों होते हैं। हमको करवाना है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण, मतलब मैं चाहता हूं कि इस पादप के परागकण इसके ऊपर आए। तो पहली चीज, इसके खुद के परागकण इसके ऊपर नहीं आए, उनको काट दो। क्या बोला जाता है? विपुंसन। फिर हवा से कोई दूसरा परागकण नहीं आए तो उसको बांध दिया। ठीक है, बांध दिया। सही समय पर इसके परागकण जब विकसित हुए, इस वाले हाथ के, समझ में आ रहा? हिल रहे हो, हेलो, हाय, हाँ ये वाला। ठीक है, इसके जब विकसित हुए तो उन परागकणों को इकट्ठा किया और थैली हटाई और उसके ऊपर छिड़क दिया। ठीक है, यही मेंडल की तकनीक थी। इसको नोट कर लेते हैं, अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं। मादा पुष्प से नर जो जननांग होते हैं उनको बोला जाता है पुंकेसर। पुंकेसर को हटाना। कब हटाना है? परिपक्वन से पूर्व। विपुंसन कहलाता है, परिपक्वन से पूर्व हटाना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, दूसरा थैलीकरण। मादा पुष्प को थैली से आवृत करना। ये अपन वापिस पढ़ेंगे कहां पर? जो पादप जनन की प्रक्रिया है वहां पे एक परागण अलग से टॉपिक है। थैली से आवृत करना, क्यों आवृत करना है? अवांछित परागकण को रोकने के लिए। अवांछित परागण रोकने हेतु। यह मत बोलना सर आपने परागकण गलत लिख दिया। परागकणों का मादा पुष्प तक जाना क्या बोला जाता है? परागण क्रिया बोला जाता है, पोलिनेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप, उचित समय पर नर पुष्प से परागकण इकट्ठा करके मादा पुष्प पर छिड़काव। तो निषेचन हो जाएगा, निषेचन होगा तो बीज बनेंगे, बीजों को उगाकर पहली पीढ़ी के अंदर से आगे दूसरी पीढ़ी। ठीक है, तो ये मेंडल साहब की तकनीक थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, विपुंसन क्रिया क्या होती है, थैलीकरण क्यों किया जाता है, ये सब ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल अपन मेंडल साहब का पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, चलिए